Hello students, welcome to Faichima classes in collaboration with City Model College। आज हम लोग कुलाम्स लॉ का फाइनल पार्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। कुलाम्स लॉ तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि जब भी कोई दो चार्जेस किसी सर्टेन डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो उनके बीच में उनके चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और उसका फॉर्मूला F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो जो भी दो चार्जेस होते हैं उनके बीच का फोर्स दोनों चार्जेस पर एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट लगता है। ठीक है। अब यदि किसी प्लेस पर एक से ज्यादा चार्जेस हों तो किसी चार्ज पर लगने वाले फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इस चीज को हम स्टडी करेंगे। जैसे कि इफ देयर आर मोर देन टू चार्जेस, किसी जगह पर दो चार्जेस से अधिक चार्जेस हैं, द फोर्सेज ऑन वन चार्ज ड्यू टू ऑल, किसी एक चार्ज पर बाकी अलग अलग चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको निकालना है और वो जो फोर्स होगा वो सारे फोर्सेस के सम के इक्वल होगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए जब भी किसी पॉइंट या चार्ज पर कोई फोर्स लग रहा होगा कई सारे चार्जेस की वजह से, तो जो नेट फोर्स हम निकालेंगे तो वो उन सभी चार्जेस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जैसे तीन चार्जेस हमने यहाँ पर लिए Q1, Q2 और Q3। ये आपका Q1 हो गया, ये आपका Q2 हो गया और ये आपका Q3। ये तीन चार्जेस हैं और ये तीन चार्जेस आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। Q3 पर फोर्स Q2 भी लगाएगा और Q1 भी लगाएगा। Q1 पर फोर्स Q3 भी लगाएगा और Q2 भी लगाएगा। Q2 पर फोर्स Q1 भी लगाएगा और Q3 भी लगाएगा, यानी सारे चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो यदि हम यहाँ पर किसी एक चार्ज पर टोटल फोर्स को निकालना चाहें, जैसे कि हम चाहें कि हमारे Q1 चार्ज पर Q2 और Q3 दोनों मिलकर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं, उसको हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे जो Q1 चार्ज था उसके ऊपर Q2 फोर्स लगा रहा है, तो इस चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स होगा उसको हम नाम दे देंगे F12, यानी फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू सेकेंड। फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू सेकेंड। इसी तरह से वन पर जो थर्ड चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ लगाया जाएगा, क्योंकि सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं तो दो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही हमें हमेशा फोर्स लगता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं तो फोर्स अवे लग रहा है। इसी तरह से इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं इसलिए चार्ज पर फोर्स अवे की ओर यानी रिपल्सन का लग रहा है। तो जो फर्स्ट चार्ज है उस पर सेकेंड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कहलाएगा F12। फार्मूला सेम वही रहे जो हमारा बेसिक फार्मूला है कूलम्ब्स लॉ का, कि K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब है कि हम वहां पर डायरेक्शन भी लिख रहे हैं। तो यदि हम ये हटा दें तो ये सिर्फ आपकी मैग्नीट्यूड हो गया, आपकी वैल्यू हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। और जैसे ही हमने फोर्स की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो अब ये हमारा फोर्स मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इसी तरह से आप इस चार्ज पर थ्री चार्ज की वजह से लगा हुआ फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो वो इस तरह से हो जाएगा F13, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। फॉर्मूला वही K Q1 Q2, यहाँ Q2 की जगह Q3 लेंगे क्योंकि यहाँ पर चार्ज Q3 है। तो Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया इतना, और इनटू उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे फोर्स में डायरेक्शन शामिल हो गई। अब इस पॉइंट पर जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। वेक्टर मेथड से उसको हम ऐड करेंगे। जैसे नेट फोर्स हो जाएगा, सपोज नेट फोर्स F होता है तो वो नेट फोर्स F इक्वल होगा, इसकी वजह से फोर्स F1
F2 प्लस इसकी वजह से फोर्स F13। ठीक है, तो इस तरीके से आपको किसी भी मोर देन 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस यदि फोर्स लगाना है तो इस सिस्टम का यूज करके हम फोर्स निकालेंगे। यहाँ पर भी 2 तरीके से हम लोग फोर्स निकालते हैं। हम जब न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो उनको हम लोग समझेंगे कि किस तरह से अलग अलग सिचुएशंस में हम अलग अलग मेथड का यूज करके नेट फोर्स अलग अलग वेक्टर्स फोर्सेस का वेक्टर मेथड से सम करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल लेने से पहले, क्योंकि फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटीज हैं और जब भी हम इनको ऐड करते हैं तो वेक्टर मेथड से ही ऐड करते हैं, तो इसलिए हमको वेक्टर मेथड के कुछ तरीके, जो मेथड्स हमने क्लास 11th में पढ़े हैं, वो हमको अच्छे से पता होने चाहिए। और क्योंकि वेक्टर्स को कई बार हम रिजॉल्व करते हैं, उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालते हैं और उन कंपोनेंट्स के आधार पर वेक्टर्स का सम करते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि हमको वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना आता हो, जिससे कि जब कभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का वेक्टर सम कर रहे हो तो वहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसलिए हम एक छोटा सा रिवीजन देखते हैं वेक्टर्स के कंपोनेंट करने का। जैसे कि सपोज कोई एक वेक्टर a cos थीटा दिया हुआ, ये कोई एक वेक्टर, इसकी वैल्यू है a cos थीटा, ये एक वैल्यू है। ऐसे ही कोई दूसरा वेक्टर है a sin थीटा, ये दोनों ही वेक्टर इसके आपस में परपेंडिकुलर। यहाँ पर 2 वेक्टर लिए हैं, एक वेक्टर a cos थीटा, एक वेक्टर a sin थीटा, आपस में परपेंडिकुलर है। अब इन दोनों वेक्टर को यदि हम ऐड कर रहे हैं, यदि किसी पॉइंट पर ये दोनों ही वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों का एक नेट रिजल्टेंट वर्क करेगा। तो वो नेट रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी, उसको हम निकालने के लिए यहाँ पर हम पैरेललोग्राम मेथड का यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, इस वेक्टर के पैरेलल इस पॉइंट से एक लाइन ड्रा करते हैं और इस वेक्टर से पैरेलल इस पॉइंट से एक लाइन ड्रा करेंगे। वो दोनों लाइन जहां पर कट करेंगी उस पॉइंट को हम इन दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट से मिला देंगे। वो जो लाइन आएगी वो आपका नेट रिजल्टेंट वेक्टर होता है, उसको समझते हैं। तो जैसे हमने इस वेक्टर के पैरेलल ये लाइन और इस वेक्टर के पैरेलल ये लाइन बना दी, जहां पर ये कट कर रही है उसको हमने यहां से मिला दिया। तो ये जो वेक्टर ए आया, ये वेक्टर ए इन दोनों वेक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट का रिजल्ट है। कहने का मतलब हो गया कि 2 वेक्टर्स यदि ये वाले वर्क कर रहे हैं तो इन दोनों का जो रिजल्ट है, या ये दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं, उस काम को अकेला ये वेक्टर कर सकता है। ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो कहीं पर यदि ये 2 वेक्टर लग रहे हैं तो हम इनके रिजल्टेंट यदि ए को लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस वेक्टर और इस वेक्टर को अब हटा दिया जा सकता है। अब केवल ए वेक्टर ही इन दोनों का काम कर लेगा। तो इस ए को कहते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, अब इसी का रिवर्स भी होता है। वो क्या होता है उसको देखिए। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर ए आया है वो इस एंगल थीटा से बन रहा है, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जैसे अब कोई वेक्टर ए दे रखा है, यहां पर 2 वेक्टर दे रखे थे, इन दोनों वेक्टरों का रिजल्ट निकाला गया था। अब यहां पर कोई एक वेक्टर ए दे रखा है, इसका किसी लाइन के साथ में, किसी डायरेक्शन के साथ में कोई एंगल थीटा सपोज ये बना रहा है। अकेला वेक्टर है, किसी लाइन के साथ में इसका एंगल थीटा बना रहा। तो हम जानना चाहते हैं कि इस वेक्टर का इस लाइन के अलोंग कितना इफेक्ट है, इस वेक्टर का इस लाइन के अलोंग कितना इफेक्ट है, या कितना कंपोनेंट इसका इस लाइन के अलोंग काम कर रहा है। तो जब कभी भी किसी वेक्टर का किसी भी दी हुई डायरेक्शन के अलोंग यदि एंगल पता है, तो उस डायरेक्शन में उस वेक्टर का जो इफेक्ट काम करेगा वो हमेशा होगा वेक्टर इनटू कॉस थीटा। यानी इस वेक्टर ए का इस डायरेक्शन में जिसके अलोंग एंगल दिया हो, उसके अलोंग जो कंपोनेंट इसका इफेक्ट काम करेगा वो होगा ए कॉस थीटा। ऐसे ही एंगल के सामने इसका वर्टिकल कितना इफेक्ट काम कर रहा है, इसको एक रोप समझिए कि ये रोप से आप यदि खींच रहे हो तो जिस जगह पर रोप आपने इसको बांध के रखा हुआ है, टाइट किया हुआ है, यदि आप रोप को खींचोगे तो वो बॉडी ऊपर भी उठ सकती है और आगे भी चल सकती है। यानी इस रोप पे लगाए हुए फोर्स की वैल्यू ऊपर भी इफेक्ट डाल रही है और आगे भी इफेक्ट डाल रही है, वही इसके कंपोनेंट है। तो इसका आगे कितना इफेक्ट हो रहा है वो डिपेंड करता है कि आगे वाली लाइन से इसका कितना एंगल है।
यदि एंगल थीटा है तो इस वेक्टर का इस लाइन के अलॉन्ग जो इफेक्ट होगा वो ए कॉस थीटा होगा। ऐसे वर्टिकली इसका इफेक्ट क्या होगा, वो आपका हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, इसके अलॉन्ग ए कॉस थीटा होगा और एंगल के सामने यानी वर्टिकल जो इस वेक्टर का इफेक्ट होगा वो ए साइन थीटा होगा। ठीक है, जनरली हम इस वेक्टर को यहां ना लिख करके हम इस तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वेक्टर दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का मतलब इस वेक्टर को अब हम हटा सकते हैं क्योंकि इसके इफेक्ट को हमने यहां और यहां पर लगा दिया हुआ है। ठीक है, तो या तो ये दो वेक्टर लिखेंगे या फिर अकेला ये लिखेंगे। जैसे यहां पर इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट ए हो रहा था, ऐसे यहां पर इस ए वेक्टर के जो इफेक्ट हैं अलग अलग वो ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी किसी वेक्टर के यदि हम कंपोनेंट कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि अब इस वेक्टर को हमने हटा दिया है और इसकी जगह पर इसके इफेक्ट को हमने यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में लिख लिया है। ठीक है, तो इस तरह से कहीं भी फोर्सेस के वेक्टर डायरेक्शन हमको मिल सकती हैं और उनके हमें कंपोनेंट निकालने पड़ सकते हैं किसी दिए हुए डायरेक्शन में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये कोई वेक्टर आर दिया हुआ है, अब इस आर का किसी लाइन, कोई एक लाइन दे रखी है, ये लाइन कहीं भी हो सकती है, ये लाइन ऐसी भी हो सकती है, ये लाइन ऐसी भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और किसी डायरेक्शन में भी हो सकती है। किसी डायरेक्शन में कोई लाइन दी है और ये वेक्टर इस पॉइंट पर लग रहा है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस लाइन के अलोंग इस वेक्टर का क्या इफेक्ट है, इस लाइन के अलोंग इस वेक्टर का क्या इफेक्ट है। तो उसके लिए हमें इसके बीच का एंगल पता होना चाहिए। तो सपोज वह एंगल थीटा है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के अलोंग एक रेक्टेंगल बना देंगे जिसका एक कॉर्नर इस पॉइंट पर होगा और जो डायगोनल कॉर्नर होगा वो इस पॉइंट पर होगा, इस तरीके से। ठीक है, इस वेक्टर का इस लाइन के अलोंग हमको इफेक्ट पता करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। उस रेक्टेंगल का एक वर्टेक्स इस वेक्टर के पॉइंटर पे और एक वेक्टर इसके टेल पे होता है। अब ये जितना पोर्शन इस रेक्टेंगल का इस लाइन के अलोंग है, ये जो पोर्शन होगा ये इस वेक्टर का इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट होगा और उसकी वैल्यू होगी आर कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से इस वेक्टर आर का इस डायरेक्शन के अलोंग हमने कंपोनेंट निकाल लिया कि इसका कितना हिस्सा इस तरफ वर्क कर रहा है। ऐसे ही एंगल के सामने वर्टिकल यानी इस डायरेक्शन में कितना एंगल वर्क कर रहा है वो भी इसी तरीके से निकालेंगे कि वो हो जाएगा आपका आर साइन थीटा। तो इस तरह से इस वेक्टर का इस लाइन के अलोंग कितना आपका कंपोनेंट वर्क कर रहा है वो निकाल दिया और इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के जो आपकी ग्रीन लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर कितना हिस्सा काम कर रहा है वो आर साइन थीटा हो गया। तो किसी भी वेक्टर का हम अपनी डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है वो निकाल सकते हैं और किसका क्या वो कितना इफेक्ट है जो इस लाइन पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं डाल रहा, जो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है वो है आर साइन थीटा। तो यानी यदि एक फोर्स हो और किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा हो, यदि ये फोर्स हो और यहां कोई ऑब्जेक्ट हो तो उस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो होगा आर कॉस थीटा और जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो है आर साइन थीटा। इस फोर्स का इस तरफ कोई इफेक्ट नहीं होगा और इस फोर्स का इस तरफ कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इस फोर्स का इफेक्ट दोनों तरफ है। इसी तरह से इसी सेम आर का ही किसी और डायरेक्शन में मान लीजिए लाइन दे रखी है, जैसे मान लीजिए इस लाइन की तरफ हमें इसका कंपोनेंट निकालना है। अभी हमने आर इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट निकाला है। अब ये लाइन यहां ना दे करके किसी और एंगल पे दे रखी हो तो उसका भी एंगल हमको पता होगा। तो फिर वही सिस्टम यहां भी करेंगे कि इस आर का यदि इस लाइन के अलोंग हमको आपका कंपोनेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के अलोंग इस पॉइंट से लेकर एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसका दूसरा वर्टेक्स इस पॉइंट पर जाए, ऐसे। ठीक है, तो अब इस आर वेक्टर का इस लाइन के अलोंग जो वेक्टर कंपोनेंट काम कर रहा है वो इतना हो जाएगा और उसकी वैल्यू आप लिखोगे फिर से कितनी होगी, आर कॉस थीटा। अब यहां देखिएगा ये थीटा दोनों अलग होंगे, ये थीटा कुछ छोटा है और ये थीटा कुछ बड़ा, तो एंगल वैल्यूज अलग होंगी, इसीलिए कंपोनेंट की आपको लेंथ भी आप अलग अलग देख रहे हैं जबकि वेक्टर सेम साइज का है।
वेक्टर दोनों ही सेम साइज के हैं, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में हम अलग अलग कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो इफेक्ट भी हमारा अलग अलग आ रहा है। ऐसे ही इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट हो गया आर कॉस थीटा। अब इस वेक्टर का वो कंपोनेंट जो इस लाइन के अलोंग कोई इफेक्ट नहीं डालता, वो होगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल के सामने वाला, वो कितना होता है? आर साइन थीटा। ठीक है, तो इस वेक्टर आर का इस लाइन के अलोंग हो गया आर कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर हो गया आर साइन थीटा। इस वाले वेक्टर का इस तरफ कोई इफेक्ट नहीं है और इस वाले वेक्टर का इस तरफ इफेक्ट नहीं है। दो परपेंडिकुलर चीजें, ठीक है, कोई दो परपेंडिकुलर चीजें हैं, वो एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। लेकिन इस वेक्टर का, ये वेक्टर इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए ये इधर भी इफेक्ट डाल रहा है और वर्टिकल भी। इसी तरह ये वेक्टर इधर भी इफेक्ट डाल रहा है और इधर भी डाल रहा है। तो ये वो किसी फोर्सेस को, किसी वेक्टर्स को ब्रेक करने के, कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के तरीका है जो हम अपने न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ठीक है, तो आज हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। एक चीज यहां पर और बता दें कि जैसे ये वेक्टर आर कहीं पर बना है और इसके आपने कंपोनेंट निकाल लिए, इसका मतलब आपने आर को ब्रेक कर दिया इधर और इधर, तो उस पॉइंट पर अब ये आर वेक्टर नहीं लगेगा। कहने का मतलब जो आर था उसको आपने दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि ये दो हिस्से भी लग रहे हैं और वो आर भी लग रहा है। अब आर वहां पर नहीं लग रहा क्योंकि उसके इफेक्ट को हमने इस तरीके से अलग अलग लगा दिए हैं। तो अब वहां पर आर की वैल्यू नहीं लगेगी, आर हट जाएगा, उसके केवल कंपोनेंट ही वर्क करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है जब भी किसी सिनारियो में हमको वेक्टर्स को इस तरह से कंपोनेंट में डिवाइड करना है। अब जैसे एक क्वेश्चन यहां पर लिया हुआ हम लोगों ने, ये एक इजी क्वेश्चन है। इट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड इक्वल चार्जेस Q in equilibrium at the corners of a square. What charge when placed at the center of the square will do this? कह रहा है कि एक स्क्वायर है इस तरह से और उस स्क्वायर के कॉर्नर पे चार इक्वल चार्जेस लगे हुए हैं। उस स्क्वायर के कॉर्नर पे चार, तो हमें अब यहां पर क्या करना है? हमें यह देखना है कि इस सिस्टम को, यानी किसी चार्ज को इक्विलिब्रियम में कैसे रखा जाए। उसके लिए यहां पर कोई चार्ज सेंटर पे हमें को लाने की जरूरत है। क्यों जरूरत होगी? क्योंकि ये सारे चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो इस चार्ज पर ये भी फोर्स लगाएगा, इस चार्ज पर ये भी फोर्स लगाएगा और इस चार्ज पर ये भी फोर्स लगाएगा, यानी तीन तरफ से फोर्सेस इस चार्ज पर लग रहे होंगे। तो पहले तो इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को निकालें, फिर उनसे इसका नेट फोर्स निकालें, फिर हम देखेंगे कि कौन सा चार्ज यहाँ पर रखा जाए जो कि इस पर ऐसा फोर्स लगाए कि वो जो इस पर ऑलरेडी फोर्स इन तीन चार्जेस की वजह से लग रहा है उनको मिला करके जीरो कर दें। ठीक है, तो पहले तो हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इनको पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी पॉइंट हो गया। इस तरीके से आपके ये पॉइंट्स हो गए जहां पर हमारे चार्जेस रखे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, हम बारी बारी से देखते हैं कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं और उनकी वैल्यूज क्या है इस चार्जेस पे। जैसे इस क्यू चार्ज पर एक फोर्स लग रहा है FCD। FCD का मतलब हो गया फोर्स ऑन सी चार्ज ड्यू टू डी चार्ज। तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है? FCD, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। डायरेक्शन किधर होगी? दोनों ही पॉजिटिव के चार्ज हैं, इसलिए डायरेक्शन अलोंग द लाइन, मिलाने वाली लाइन पर अलोंग द लाइन अवे की ओर होगी, बाहर की ओर होगी, टू अवे। ठीक, तो ये हो गया FCD। इसी तरह कोई दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है? इस फोर्स की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? कि ये फोर्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो K तो हो गया कांस्टेंट, Q1 Q2, तो ये भी Q1 हुआ, ये भी Q2 हुआ, दोनों ही Q हैं, तो Q1 भी Q, Q2 भी Q, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर। अब सपोज किया ये जो डिस्टेंस है वो R है, क्योंकि ये स्क्वायर बता रखा है, तो हमने मान लिया कि चारों तरफ की जो लेंथ है वो कितनी है? वो R है। तो इनके बीच की डिस्टेंस R हो गई, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है? FCD K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब हमने यहां पर वेक्टर साइन लगा रखा हुआ है, लेकिन यहां पर तो अभी हमने सिर्फ वैल्यू निकाली है। तो यहां पर यदि डायरेक्शन ऐड करनी हो तो डायरेक्शन क्या करेंगे? तो उसके लिए हम आगे देखते हैं क्या करेंगे। अभी हमने सिर्फ वैल्यू लिख रखी है, डायरेक्शन की बात हम यहां पर लिख सकते हैं कि टूवर्ड अवे टू सी है। अब ऐसे ही दूसरा जो फोर्स लग रहा है
वो बी की वजह से सी पे लग रहा है, वो कितना लग रहा है, एफ सी बी, यानी फोर्स ऑन चार्ज सी ड्यू टू बी, तो एफ सी बी हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होगी वो भी लिख सकते हैं, तो एफ सी बी इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू, तो क्यू वन आपका क्यू हो गया, क्यू टू भी आपका क्यू हो गया, और डिस्टेंस आर हो गई, तो के क्यू वन क्यू टू क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर भी हमने डायरेक्शन लिखी नहीं, क्योंकि डायरेक्शन हम देख रहे हैं कहाँ से कहाँ है, बी से सी की ओर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आपका इस क्यू पर एक और फोर्स लग रहा होगा, इस क्यू की वजह से वो इस तरफ लग रहा होगा, क्योंकि फोर्स हमेशा चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। तो ये फोर्स क्या होगा, ये फोर्स होगा एफ सी ए, यहाँ एफ ए सी लिखा हुआ है, आप इसको सी ए पढ़िए, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, तो ये फोर्स हो जाएगा एफ सी ए। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं कि एफ सी ए इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू, तो क्यू वन भी क्यू है, क्यू टू भी क्यू है, तो क्यू वन क्यू टू तो क्यू स्क्वायर हो गया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस तो ये डायगोनल है, और डायगोनल की डिस्टेंस क्या होती है, यदि इसकी लेंथ आर है, इसकी आर है, तो ये क्या हो जाएगी, रूट टू आर हो जाएगी। कैसे, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट टू आर स्क्वायर, तो रूट टू आर हो गई, तो डिस्टेंस हो गई रूट टू आर, और यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो रूट टू आर का स्क्वायर। तो इस तरह से तीनों चार्जेस के द्वारा जो तीन फोर्सेस लग रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पे एरो साइन बना हुआ है, इसका मतलब वेक्टर होता है, यहाँ पर हमने लेकिन साइन वेक्टर की डायरेक्शन अभी ऐड नहीं की, इसलिए यहाँ पर हमको वेक्टर साइन नहीं लिखना चाहिए, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। तो फिलहाल ये हमने तीनों वेक्टर्स, तीनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड लिख लिए। अब नेट फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू पर नेट फोर्स इन तीनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा, डायरेक्शन के साथ हमको उनको सम करना होगा। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया कि नेट फोर्स वेक्टर फॉर्म में इक्वल होगा अलग अलग वेक्टर फोर्सेस के सम के, और ये हम वेक्टर तरीके से ही कर सकते हैं। वेक्टर तरीके करने का मतलब है दो तरीकों से करते हैं, या तो वेक्टर्स को रिजॉल्व करके जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं उनको ऐड कर देते हैं, जो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या दूसरा तरीका है कि वेक्टर्स को या जो फोर्सेज हो या जो वेक्टर वैल्यूज हैं उनको हम आई जे के फॉर्म में लिखें और फिर उनको हम मैन्युअली ऐड करें, जैसे हम अलजेब्रिकली ऐड करते हैं और अपने आप आई जे के एक दूसरे से कैंसिल होकर के नेट रिजल्ट बता देते हैं। तो यहाँ पर हम फोर्सेस को आई जे के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर फोर्सेस को हम अपने हिसाब से जो डायरेक्शन आ रही है उसको देखते हुए लिख रहे हैं, और डायरेक्शन को यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिखा है। अब जब सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिखा है लेकिन जोड़ते समय तो हमें डायरेक्शन को ध्यान देना होगा, तो इसलिए इन फोर्सेस को क्या करेंगे, इन फोर्सेस को हम या तो सेम डायरेक्शन में लाएंगे या फिर अपोजिट, जिससे कि या तो उनको ऐड कर सकें या फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर सकें। अब बात आ रही है कि यहाँ पर तीन फोर्सेस हैं, अब इन तीन फोर्सेस में किसको ब्रेक करें, क्या इसको ब्रेक करें, इसको ब्रेक हम इस तरफ करें और फिर इसके परपेंडिकुलर यानी इस तरफ करें, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको ब्रेक करें इस तरफ और इसके परपेंडिकुलर यानी इस तरफ, ठीक, ऐसे इसको ब्रेक करें या तो इस तरफ ब्रेक करें और फिर इसके परपेंडिकुलर इस तरफ ब्रेक करें। तो किस तरफ ब्रेक करें ये एक सोचने वाली बात है। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे क्या, क्योंकि चार्जेस सारे इक्वल हैं और स्क्वायर पे लग रहे हैं, तो ये फोर्सेस भी देखिए इक्वल आए हैं, एफ सी डी और एफ सी बी भी इक्वल है, ये देखिए एफ सी डी और एफ सी बी भी आपस में इक्वल आए, क्योंकि सेम डिस्टेंस है सेम चार्जेस हैं, सेम डिस्टेंस है सेम चार्जेस हैं, तो ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल है। तो हम देख रहे हैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो भी बीचों बीच ही आना चाहिए, क्योंकि फोर्सेज आपके इक्वल हैं और इक्वल फोर्सेज का रिजल्टेंट एक रेक्टेंगल की, एक स्क्वायर की तरह बीचों बीच यानी इसके अलॉन्ग ही आता है। तो जब इन दोनों का रिजल्टेंट इसके अलॉन्ग आएगा तो फिर इसको ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो वेक्टर इन दोनों का जो होगा वो इसी के अलॉन्ग आएगा, तो सारे वेक्टर्स को हम ऐड कर लेंगे। तो इसलिए इसको ब्रेक ना करके हम लोग इन वेक्टर्स को ब्रेक करते हैं, वो भी इस लाइन के अलॉन्ग। अब इस लाइन के अलॉन्ग ब्रेक करने के लिए आपको एंगल पता होना चाहिए, ये एंगल कितना है, ऐसे इसको इस लाइन के अलॉन्ग ब्रेक करना है तो ये एंगल पता होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर पता है। वो कैसे, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर में डायगोनल कितना एंगल बनाता है, 45 एंगल बनाता है,
तो यदि ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, तो इनके अपोजिट एंगल जो हैं वो भी आपके 45 होंगे। तो इस तरह से हमें एंगल भी यहाँ पर पता है। तो अब बात आती है कि इन वेक्टर्स को हम लोग ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक नहीं करेंगे, इन दोनों को ब्रेक करेंगे। तो सपोज सबसे पहले हम FCD को ब्रेक करते हैं। ये तो हो गए हमारे एंगल्स, हमने थीटा लिख रखा हुआ है, यहाँ पर 45 वैल्यू है हमको पता है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थीटा थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच भी एंगल थीटा है तो इसके वर्टिकल अपोजिट ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, क्योंकि 45। अब इस फोर्स का इस लाइन के अलॉन्ग आपको एंगल पता है, तो हम जस्ट पीछे देख चुके हैं कि जब भी किसी वेक्टर का किसी लाइन के अलॉन्ग एंगल पता होता है तो हम उसका कंपोनेंट निकाल लेते हैं। एंगल के साथ वाली लाइन का कॉस में होता है और एंगल के सामने परपेंडिकुलर क्या होगा, एफ साइन होगा। तो आइए देखते हैं कैसे होते हैं। तो इस फोर्स का एंगल के सामने वाला यानी इस तरह से ये डायरेक्शन होगी, जिसको हम यहां ना लिख करके यहां पर लिखते हैं, जहां से वेक्टर शुरू होता है। तो इस फोर्स का इस एंगल के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो है FCD साइन थीटा। ऐसे ही इस लाइन के जो अलोंग इस वेक्टर का कंपोनेंट हो जाएगा वो FCD cos थीटा होगा। यानी अब इस वेक्टर को आप चाहो तो हटा सकते हो, क्योंकि इसको आपने इन दो पार्ट में ब्रेक कर लिया है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही फिर हम आगे भी वेक्टर निकाल सकते हैं। तो अब हमने इसको हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि इस वेक्टर का इस लाइन के अलोंग हमने कंपोनेंट लिख लिया है, कितना, FCD cos थीटा, और एंगल के सामने वाला भी कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो भी लिख दिया FCD साइन थीटा। इधर FCD cos, इधर FCD साइन, इस वेक्टर के दोनों इफेक्ट लिख लिए, तो इसको हम यहां से हटा सकते हैं। तो अब हमने इसको यहां से हटा दिया। अब जो दूसरा वेक्टर बचा FCB, इसको भी हम इसके अलोंग एंगल पता है, तो इस वेक्टर का भी इसके अलोंग कंपोनेंट निकाल लेंगे, फिर इसके परपेंडिकुलर के अलोंग निकालेंगे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर के अलोंग जो हो गया, थीटा के सामने वाला हमेशा साइन होता है, तो FCD का थीटा के जो सामने वाला वेक्टर होगा, जिसको हम हमेशा जहां से पॉइंट स्टार्ट हो रहा होता है वहां बनाते हैं, तो वो हो गया FCB साइन थीटा। इसके अलोंग थीटा एंगल बना है, तो इसके अलोंग कितना आ जाएगा, FCB cos थीटा। तो इस तरीके से इसके जो अलोंग वेक्टर हो गया, इसके अलोंग इस वेक्टर का कंपोनेंट हो गया FCB cos थीटा। तो इस तरह से इस वेक्टर के दोनों पार्ट हमने लिख लिए। तो अब इस फोर्स का भी काम यहाँ पर खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके इफेक्ट को हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया है। तो इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हम देख रहे हैं कितने फोर्सेज हो गए। जो फोर्स FCD लगा था उसके दो फोर्सेज हो गए, जो फोर्स FCB लगा था उसके दो फोर्सेज हो गए, और जो FCA लग रहा है A से C की ओर, वो यहाँ पर एक फोर्स हो गया। तो 1 2 3 4 और 5, अब 5 फोर्सेज यहाँ पर इस तरह से लग रहे हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन से फोर्सेस एक डायरेक्शन में, तो ये FCD cos थीटा, FCB cos थीटा और FCA ये एक डायरेक्शन में है, जबकि ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट भी हैं। और आप देखेंगे इनकी वैल्यू भी आपस में बराबर है। जो FCD है वो KQ²/R² है, तो FCD तो सेम हो गया, FCB है KQ²/R² है, FCB भी सेम है और साइन थीटा तो सेम है। तो ये दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं, तो एक दूसरे को वो कैंसिल कर देंगे। तो इस तरीके से ये दोनों फोर्सेस तो आपस में ही कैंसिल हो गए, इसकी कोई हेडिक लेने की हमको जरूरत नहीं। जब कैंसिल हो गए तो इनका इफेक्ट भी खत्म हो गया। तो अब फाइनली जो हमारे पास फोर्सेस बचे वो ये 3 फोर्सेस हो गए, ठीक। अब ये सब तीनों एक ही डायरेक्शन में है, जब एक डायरेक्शन में है तो इन तीनों को अब हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब हमने लिख दिया कि जो 3 फोर्सेस हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में, तो उनको हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। यानी FCD cos थीटा ये, FCB cos थीटा ये और FCA ये तीनों एक डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब इनकी जो वैल्यूज हैं वो हम ऊपर से लिख लें, ठीक है। तो FCD की वैल्यू पता है, FCB की पता है, FCA की पता है, और cos थीटा तो हम बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा हमारा 45 यहाँ पर होता ही है। तो इस तरीके से हमने FCD की वैल्यू, FCB की वैल्यू और FCA की वैल्यू लिख ली। अब हम यहाँ पे cos थीटा की जगह cos 45 रख दें या उसकी वैल्यू पुट कर दें। या देखिए ये दोनों वेक्टर्स की वैल्यू सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2KQ²/R² cos थीटा हो जाएगा और बाकी इधर एक्स्ट्रा बचेगा।
तो इस तरीके से इसको फाइनली हमने ऐड कर लिया और ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसको अभी आगे और भी सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको नेट फोर्स आ गया अभी इन सारे फोर्सेस से जो सी पर लग रहे थे, ऑलरेडी चार्जेस जो अवेलेबल है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं नेक्स्ट टर्न पे। तो ये वैल्यू निकाली थी हमारी। अब यहां से देखिए ये 2 kq² / r² कॉमन हो सकता है, तो उसको आपने कॉमन ले लिया, kq² / r²। यहाँ क्या बचेगा, ये 2 और cos थीटा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, देखिए 1/2 यहाँ पर बच जाएगा, kq² / r² कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू cos 45 है, क्योंकि ये थीटा है, ये हमको पता है 45 होता है, तो ये cos 45 है और उसकी वैल्यू होती है 1/√2, तो वो यहाँ पर हम रख देंगे। तो इस तरीके से 2 cos थीटा प्लस 1/2, cos थीटा की जगह 1/√2, तो हो गया 2/√2। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो नीचे तो एलसीएम आ जाएगा 2√2, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इस √2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो इधर तो 4 हो गया और प्लस इधर क्या हो गया, √2। तो ये आपका फाइनल फोर्स आ गया आपका इस पर जो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपने इसको जो है √2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 4 था, 4 को 2 × 2 लिखेंगे और 2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आपका √2 बन जाएगा, तो 2√2 हो गया। 4 को 2 × 2 लिखेंगे और एक 2 √2 से डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर √2 बन जाएगा, तो 2√2 और वही √2 आप इधर भी डिवाइड करोगे, दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो इधर आपका 1 आ जाएगा। तो ये आपका नेट फोर्स आ गया फाइनली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया नेट फोर्स जिसकी वजह से ये आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये स्टेशनरी चार्ज नहीं रह सकता, ये सब चार्ज फैल जाएंगे क्योंकि ये फोर्स यहाँ पर लग रहा है जो इनको आगे की ओर पुश कर रहा। अब ये आगे की ओर पुश ना हो और ये अपनी जगह बने रहें, इसके लिए जरूरी है कि जो ये फोर्स लग रहा है इस फोर्स को कोई दूसरा चार्ज यहाँ पर इसको कैंसिल कर दे। तो उसके लिए हम यहाँ पर कोई ना कोई एक चार्ज रखेंगे और वो चार्ज पर कोई फोर्स लगाएगा, वो फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों नेट फोर्स 0 हो जाने चाहिए, जिससे कि नेट फोर्स जब 0 हो जाएगा तो ये आपका चार्ज इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। तो सपोज हमने कोई क्यू चार्ज लिया सेंटर पे, अब इसकी वजह से, इस क्यू चार्ज की वजह से सी पर हम फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स कितना है वो हम लिख सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा F K Q1 Q2, तो Q1 हो गया Q और Q2 हो गया आपका कैपिटल Q, तो Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या होगी, देखिए आपके डायगोनल की डिस्टेंस क्या होती है, √2r और ये डिस्टेंस होगी हाफ, तो ये हो जाएगी √2r/2 का होल स्क्वायर। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। ठीक है, 2 से 4 कैंसिल, 1/2 और 2 आपको ऊपर चला जाएगा, तो K2QQ/r²। ये फोर्स आपके इस चार्ज के द्वारा लगाया जा रहा है। किस तरफ लगेगा, हम यदि सपोज पॉजिटिव मान लेते हैं, हमको नहीं पता हम पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें, तो हमने कह दिया हमने पॉजिटिव लिया। पॉजिटिव लेंगे तो इसका जो फोर्स होगा इसी के अलॉन्ग होगा, यानी डायगोनल की डायरेक्शन में होगा, यानी ये फोर्स भी किधर हो गया, डायगोनल की डायरेक्शन में हो गया। तो नेट फोर्स के लिए क्या होगा, ये फोर्स भी इस वाले फोर्स में जो पहले से लग रहा है इन तीनों की वजह से, उसमें ये वाला फोर्स भी ऐड हो जाएगा। लेकिन हमें तो नेट फोर्स क्या करना है, 0, तो हम इस नेट फोर्स को भी इस फोर्स के साथ जोड़ेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे और उसको इक्वलाइज करके अपने आप हमको Q की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरीके से हमने नेट फोर्स 0 करना है, उसके लिए दोनों फोर्सेस, यानी ये फोर्सेस जो प्लस Q की वजह से लग रहा है और ये फोर्स जो पहले के 3 चार्जेस की वजह से लग रहा है, ये आपका 3 चार्जेस हैं इनकी वजह से लग रहा है, इन दोनों का सम आपका 0 हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, ये फोर्स यहाँ पर लिख दिया और प्लस ये वाला फोर्स यहाँ लिख दिया। अब इस वैल्यू को हम उठाकर इस तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमको कैपिटल Q चाहिए, तो इस वैल्यू को उठाकर आप राइट हैंड साइड ले आएंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा। इस तरफ K2QQ/r² बचेगा और ये पूरी वैल्यू इक्वल के इस तरफ आएगी, तो -KQ² 2√2 + 1/2 आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए Q²/r² और Q/r² ये कैंसिल कर देंगे तो इधर केवल एक Q बचेगा, स्क्वायर से ये Q हट जाएगा,
Q से Q हट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर हट गया, तो इस तरफ Q बचा, ये K भी इस K से कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2Q बचेगा इधर, और इधर बचेगा Q 2√2 + 1/2। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 भी इधर डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा कैपिटल Q इज इक्वल टू -Q 2√2 + 1/4। देखिए आंसर ने अपने आप आ गया कि यहाँ पर क्या है, माइनस का चार्ज होगा। ठीक है, ये चार्ज कैसा होगा, निगेटिव का होगा, अपोजिट का होगा Q से, क्योंकि तभी ये फोर्स अपनी तरफ लगाएगा और वो और ये मिलके आपस में 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हुए नेट फोर्सेस को निकाला वेक्टर मेथड से और क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, अब आप इसको नोट कर सकते हैं और इसके हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ए रिंग हैज ए पॉजिटिव चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। एक रिंग है जिस पर टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फाइंड आउट फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज प्लस Q प्लेस्ड ऑन द एक्सेस ऑफ द रिंग एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इस D की जगह हम लोग X ले लेते हैं, क्योंकि X मान के हम लोगों ने किया है, तो ये डिस्टेंस D की जगह आप X लिख लीजिए। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक रिंग लेते हैं, ये रिंग ले लिया जिस पे चार्ज Q है और ये यूनिफॉर्मली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, एक रिंग पर ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब इसके एक्सेस पे इसका ये सेंटर हो गया और इस सेंटर से इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R हमने सपोज कर ली है, किसकी, आपकी रिंग की। अब रिंग की जो एक्सेस है उस एक्सेस पे सेंटर से किसी x डिस्टेंस पे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसको x कर लीजिएगा, किसी x डिस्टेंस पर कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है, कौन सा, प्लस Q रखा हुआ है। तो इस तरह से प्लस Q चार्ज रखा हुआ, इस चार्ज पर इस रिंग की वजह से कितना फोर्स लगेगा वो हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब ये तो पिछले केसेस में हमारे 4 डिस्क्रीट चार्जेस थे, यानी अलग अलग पॉइंट चार्जेस थे। यहाँ पर कंटिन्यूअस चार्ज है जो थ्रू आउट द होल रिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो उस केसेस में अब हमको इस पॉइंट Q चार्ज पर इस पूरे चार्ज की वजह से फोर्स निकालना है। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है तो हम एलिमेंट एक छोटा सा कंसीडर करते हैं, उसकी वजह से हम फोर्स निकालते हैं, फिर ऐसे फोर्सेस का चारों तरफ से इंटीग्रल करके नेट फोर्स निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सपोज हमने कि एक छोटा सा कोई एलिमेंट लिया, यहाँ पर छोटी सी इसकी लेंथ ली, इसकी टोटल लेंथ 2πr होती है, तो इसी कोई छोटी सी लेंथ ली और उस पर कोई छोटा सा चार्ज लिया, सपोज dq, एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया उसका कि बहुत छोटा सा स्मॉल चार्ज चारों तरफ जो डिस्ट्रीब्यूटेड है कैपिटल Q, उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट dq, जिसको हम ऐसे पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी फॉर्मूले कूलाम्स लॉ के हैं जो हमने पढ़े हैं अभी, वो सभी पॉइंट चार्जेस के लिए ही वर्क करते हैं। वो किसी कंटिन्यूअस चार्ज के लिए आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, वो किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए ही करते हैं। तो इसीलिए हमने भी यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज जिसको बहुत छोटा सा है एज ए पॉइंट चार्ज है और उसकी वैल्यू भी होगी dq, स्मॉल चार्ज को हम लोग dq कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जिसकी वैल्यू है dq। इस dq की वजह से इस चार्ज पर क्या इफेक्ट होता है, पहले तो इसको देखते हैं। तो ये एक q चार्ज है, ये भी एक dq चार्ज है, तो दोनों चार्जेस के द्वारा एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया जाएगा। तो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो इनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। ठीक है, और अवे लगेगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव के हैं। तो इस तरीके से सपोज कि इन दोनों पॉइंट की बीच की डिस्टेंस जो है वो r है। अब r यहाँ पर आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, हाइपोटेन्यूज है वो किसके इक्वल होगी, √r² प्लस x²। ठीक, तो ये r हम बाद में निकाल सकते हैं, अभी आपको बता दिया। अब इस पर फोर्स किधर लगेगा, उसके लिए मान लिया कि यहाँ एंगल थीटा बन रहा है और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो हम निकालना चाहते हैं dF। किसकी वजह से फोर्स, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला तो वही है K(Q1Q2)/r²। कई बार K क्या होता है, K एक्चुअली में 1/4πsin0 होता है, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम K लिखते हैं। तो यदि हम K की वैल्यू पूरी लिखेंगे
तो हम क्या लिखेंगे 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो डी एफ फोर्स है ये इस स्मॉल चार्ज एलिमेंट की वजह से इस Q चार्ज पे लगने वाला फोर्स है। कितना होगा, तो जो फॉर्मूला है वो निकाल सकते हैं। तो डी एफ इज इक्वल टू 1/4πε0, जिसको सिंपली के भी कह सकते हैं हम लोग, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 तो हो गया आपका Q और Q2 हो गया आपका ये DQ, जो रिंग का हमने स्मॉल पार्ट कंसीडर किया। अब इसकी वजह से ये फोर्स इस लाइन के अलोंग लग रहा है। ठीक, कितना फोर्स लग रहा है, इतना लग रहा है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं यहाँ पर। अब ये डिस्टेंस आ रहा है कितनी, वो आप आर निकाल सकते हो, √r² प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूस है और ये आर होता है √बेस² प्लस हाइट स्क्वायर। तो उस तरह से आप आर की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हो और हम यहाँ पर इसको बाद में पुट भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो ये तो आपका फोर्स हो गया इस चार्ज पर इस एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से। अब क्योंकि ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जैसे ऊपर एक चार्ज हमने लिया है इसके ठीक अपोजिट में भी उतना ही चार्ज यहाँ पर भी होगा, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट है। तो यदि इस साइड में एक चार्ज है तो ठीक वैसा ही चार्ज दूसरी तरफ भी होगा। जैसा यहाँ DQ है तो दूसरा DQ यहाँ पर भी होगा। तो ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या होगा। अब उस चार्ज को निकालने, इस चार्ज जो यहाँ पर होगा इसका फोर्स निकालने से पहले एक बार हम इस फोर्स का वेक्टर कंपोनेंट कर सकते हैं। कैसे, ये आपका फोर्स लग रहा है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग एंगल थीटा बन रहा है, तो हम इसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, DF cos थीटा। ये फोर्स कितना है, DF है, ये एंगल थीटा है तो इधर भी एंगल थीटा होगा। तो इस फोर्स का इस तरफ कंपोनेंट क्या हो गया, एंगल के साथ DF cos थीटा। अब एंगल के सामने यानी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, DF sin थीटा हो जाएगा। यानी इस वेक्टर के, इस फोर्स के जो इस DQ चार्ज की वजह से लग रहा था उसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, आप देखते हैं अब यहां पर जो दूसरा कंपोनेंट है, जैसे यहां पे स्मॉल एलिमेंट गया था ऐसे यहां पे स्मॉल एलिमेंट है, इसकी वजह से ये फोर्स इस तरफ क्यों लग रहा होगा। अब ये जो फोर्स लग रहा होगा ये भी इतना ही होगा। क्यों इतना ही होगा, क्योंकि इसकी भी डिस्टेंस उतनी ही होगी जितनी की ये है। ठीक है, क्योंकि एक्सेस पे जो भी पॉइंट होंगे उसकी चारों तरफ एच से डिस्टेंस सेम होगी। तो इस तरफ यदि कोई एलिमेंट दूसरा होगा इसके अपोजिट साइड में तो उसकी भी डिस्टेंस इससे इतनी ही होगी और उतना ही फोर्स यहाँ पर लगेगा। और उसी तरह से इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक एंगल के साथ वाला और एक एंगल के परपेंडिकुलर वाला। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, तो ये जो फोर्स DF है इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्योंकि ये भी एंगल थीटा बनेगा, ये भी थीटा होगा, जैसे ऊपर थीटा है ऐसे नीचे भी थीटा है सिमेट्री की वजह से। ठीक, तो इस वेक्टर फोर्स के जो इस चार्ज की वजह से लग रहा है उसके भी दो कंपोनेंट हो गए, हॉरिजॉन्टल DF cos थीटा, वर्टिकल DF sin थीटा। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये जो DF वैल्यूज हैं वो तो सेम है सिमेट्री की वजह से, थीटा भी सेम है, तो ये दोनों वैल्यूज भी आपस में क्या है, सेम। तो ये दोनों आपके जो फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। लेकिन ये जो दोनों फोर्सेस है यानी इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ऐसे ही इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ गया, दोनों के ऐड हो गए। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, इस तरह से इस जैसे जितने भी एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट का फोर्स कितना है DF cos थीटा, ऐसे दूसरे एलिमेंट का फोर्स कितना होगा DF cos थीटा, ऐसे यहाँ एलिमेंट कोई होगा उसका भी फोर्स क्या होगा DF cos थीटा, ऐसे इस तरफ एलिमेंट होगा उसका फोर्स क्या होगा DF cos थीटा। इस तरह से जितने भी DF cos थीटा होंगे सबको हम सम कर देंगे और सम करने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे इंटीग्रल का। तो टोटल फोर्स हो जाएगा किसी एक एलिमेंट की वजह से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लग रहा है, इस जैसे जितने भी एलिमेंट है सबका सम, तो DF cos थीटा का इंटीग्रल कर देंगे यहाँ पर। अब यदि डिस्क्रीट चार्जेस होते, पॉइंट चार्जेस होते, तो इसका और इसका हम DF cos थीटा ऐड कर देते हैं।
लेकिन यहाँ पर केवल यही दो चार्ज नहीं है, यहाँ पर तो ऐसे चारों तरफ चार्जेस हैं। तो फिर सबको कैसे ऐड करेंगे? तो सबको ऐड करने का तरीका है इंटीग्रेशन ऑफ किसी एक चार्ज की वजह से फोर्स। ठीक, अब डीएफ की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो डीएफ की वैल्यू कितनी है? डीएफ की वैल्यू तो आप लिख चुके हैं कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है उस डीएफ की ये वैल्यू है 1/4 Q1 Q2, यानी Q और DQ, Q1 और Q2 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पर R है यानी R²। फिर क्या था? cos थीटा था। अब यहाँ cos थीटा लिख रहे हैं। अब cos थीटा की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहाँ से। क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r। तो x अपॉन r की वैल्यू क्या है ये? तो वो हम cos थीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है आपका, ये पूरा जो पोर्शन है ये आपका कांस्टेंट पार्ट है। क्यों कांस्टेंट पार्ट है? 1 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है। जो क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है वो भी फिक्स है, उसको भी चेंज नहीं कर रहे हैं। जो आर है वो भी आपका, जितने भी चार्जेस आप लोगे सब चार्जेस, चारों तरफ के चार्जेस इस एक्सेस के किसी भी पॉइंट से चारों तरफ से सेम डिस्टेंस पे ही रखेंगे। यानी इंटीग्रल करते समय जब हम सारे चार्जेस का फोर्स निकाल रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, उनको इंटीग्रल से हम बाहर कर लेंगे। तो ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी कांस्टेंट है। एंगल भी कांस्टेंट है यहाँ पर, थीटा एंगल भी, जैसे किसी कोन में एंगल चारों तरफ एक्सेस से सेम बनता है तो वही पोजीशन यहाँ पर भी होगी। सारे चार्जेस के द्वारा एक्सेस के इस पॉइंट पर चारों तरफ से एंगल थीटा ही बनेगा, तो cos थीटा भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये पूरा पोर्शन इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको इंटीग्रल के बाहर लिख लिया। अंदर क्या बचा? केवल dq। अब इंटीग्रल dq का मतलब क्या हुआ? जो थोड़ी सी आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन पढ़ी होगी, तो इंटीग्रेशन dq का मतलब हो गया टोटल चार्ज, यानी जितने भी dq हैं सबका सम, और जितना भी dq है सबका सम करेंगे तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा? q आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन dq की जगह क्या लिख देंगे हम? सिंपली कैपिटल Q। तो इस तरह से F इज इक्वल टू हो गया, जो वैल्यू Q cos थीटा अपॉन 4π/r² इंटीग्रल के बाहर थी वो तो एज इट इज रहेगी, और इंटीग्रल dq की जगह क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज Q आ जाएगा। तो इस तरह से टोटल चार्ज Q। तो ये आपका नेट फोर्स हो गया जो इस चार्ज पर सारे चार्जेस के द्वारा लगाया जाएगा। और इसकी डायरेक्शन कितनी है? इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग ही आ रही है, क्योंकि जो वर्टिकल वाली है वो तो सब एक दूसरे की चारों तरफ से कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम चाहें तो cos थीटा की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब नेक्स्ट में हम r की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर यहाँ पर हम रख देंगे। तो नेक्स्ट को देख लेते हैं इस तरीके से। तो cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी, और जो r था उस r की वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ जो r है और यहाँ r है, इस r की जगह हम r की वैल्यू जो पिछले केसेस में देखी थी वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये r² और ये r cos थीटा वाला r³ हो जाएगा, और r³ की जगह इस r की वैल्यू रूट है तो रूट का q हो गया। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया जो नेट फोर्स आपके उस पॉइंट चार्ज पे लगेगा रिंग के चार्जेस की वजह से। ठीक, तो इस तरह से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, जो रूट होता है उसको पावर में 3/2 1/2 करके 3/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चाहे आप ऐसे लिखिए और या ऐसे लिखिए, ये नेट फोर्स आ गया। और इसकी डायरेक्शन क्या थी? इसकी डायरेक्शन आपकी रिंग के एक्सेस के अलोंग और अवे टू सेंटर थी। तो इस तरह से आपने रिंग पर जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था उसकी वजह से उसकी एक्सेस पे किसी पॉइंट चार्ज पर लगने वाला फोर्स और उसकी डायरेक्शन को निकाल लिया। इसको आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किए थे दो, जिसमें डिस्क्रीट चार्जेस थे, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन किया इसमें कंटिन्यूस चार्ज था। वहां पर हमने फोर्सेस के कंपोनेंट लिए थे, फोर्सेस को ब्रेक किया था डायरेक्शंस में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, जैसे पिछले वाले केस में किया था। कई बार हम फोर्सेस को कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक ना करके हम आई जे के फॉर्म में भी फोर्सेस को लिख लेते हैं।
और उसमें हमें कंपोनेंट्स करने की ज़रूरत नहीं करती। तो आइए इस क्वेश्चन को हम उस तरीके से करके देखते हैं। इसको भी हम कंपोनेंट मेथड से कर सकते हैं जैसे पीछे किया है। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में ये 4 चार्जेस आपके किसी सर्किल के डायमीटर्स पर रखे हुए हैं और Q1 पर इन तीनों की वजह से नेट फोर्स हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कर सकते हैं, इसकी वजह से फोर्स निकाल सकते हैं, फिर इसकी वजह से फोर्स निकाल सकते हैं, फिर इसकी वजह से फोर्स निकालेंगे, फिर ये जो इधर का फोर्स आ रहा है इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, ऐसे ये जो फोर्स आ रहा है इसका, इस फोर्स का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, ये y इसका और इसका y आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका जो फोर्स आएगा इस तरफ उसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा। ऐसे इधर जो फोर्स आएगा उसका भी एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। तो ये जो वर्टिकल वाले कंपोनेंट है ये कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट इन दोनों फोर्सेस के ऐड हो जाएंगे, साथ साथ में इसका भी ऐड हो जाएगा और नेट फोर्स आपका निकल जाएगा आसानी से। लेकिन हम यहाँ पर उस आसान तरीकों को ना करके हम जानबूझकर एक दूसरा मेथड यूज करना चाह रहे हैं जिससे कि हमको एक दूसरे मेथड के बारे में भी पता चल सके, क्योंकि कई बार हमको फोर्सेस को आई जे के फॉर्म में निकालना आसान होता है। तो उस समय हमारा इस तरीके का मेथड जो हम यूज करने जा रहे हैं वो यूज में आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपके मतलब का है, कई जगहों पर इसी तरीके से हमें करना पड़ जाता है। तो यही क्वेश्चन है ये कि इस Q1 चार्ज पर Q3 आपका, ये Q4 है, ये Q2 है और ये Q3 है, इन 3 चार्ज की वजह से इस पे लगने वाले फोर्स को निकालना है। ठीक है, तो कैसे कैसे फोर्स लग रहा होगा देखिए। एक तो फोर्स Q3 की वजह से Q1 पर लग रहा होगा, किस तरफ लग रहा होगा, इस तरफ लग रहा होगा। ठीक है, और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक ये फोर्स लग रहा होगा, किस तरफ लग रहा होगा, Q4 से Q1 पे इस तरफ लग रहा होगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं तो अवे फोर्स लगेगा और दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। और कौन फोर्स लग रहा होगा, और एक ये फोर्स लग रहा होगा, वो Q2 से आपके Q1 पर इस तरफ क्यों लग रहा है। तो 3 फोर्सेस आपके इस चार्ज पर 3 चार्जेस की वजह से लग रहा है। ठीक है, यदि आप सिंपल मेथड से करना चाहते हैं पिछले मेथड से तो बड़ा ही आसान है, ये फोर्स और ये फोर्स आपस में इक्वल होंगे वैल्यू में। ठीक है, क्योंकि ये भी चार्ज सेम डिस्टेंस पे है और ये भी चार्ज सेम डिस्टेंस पे है, तो ये दोनों ही फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। अब इनका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, तो इसका जो एक कंपोनेंट ये हुआ उसी तरीके से इसका भी एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट, वो दोनों ही कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसका एक एक्स कंपोनेंट, इसका भी एक्स कंपोनेंट और ये खुद ये वाला फोर्स, ये 3 फोर्स आपके ऐड हो जाएंगे और आपका आंसर निकल आएगा और कम समय में भी हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग करेंगे आई जे के वाले मेथड से, ठीक, वेक्टर्स को आई और जे के फॉर्म में लिख करके। ठीक, तो अब कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम F12 फोर्स की बात करते हैं जो Q2 द्वारा Q1 पे लगाया जा रहा है, Q2 द्वारा Q1 पे लगाया जा रहा है, फोर्स ऑन 1 चार्ज ड्यू टू 2 चार्ज। तो इस फोर्स की वैल्यू को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे पहले वैल्यू, उसके लिए हम क्या लिखते हैं कि ये आपका ये वाला सेक्शन हो गया, इतना पोर्शन। ठीक है, Q1 Q2, यहाँ पर क्या है, ये वो डिस्टेंस हो गई। जब हम फोर्स लगाएंगे, इस फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पर हमें डिस्टेंस जरूरत पड़ेगी, तो ये वो डिस्टेंस हो गई। अब ये डिस्टेंस को हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि जो फोर्स है हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी है। या तो हम इसको कंपोनेंट में ब्रेक करके अपने हिसाब से लिखते हैं या फिर फोर्स में ही, या फिर फोर्स की वैल्यू में ही डायरेक्शन को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम फोर्स में ही डायरेक्शन की वैल्यू को आई और जे के फॉर्म में ऐड कर देंगे, जिससे हमें उसके कंपोनेंट वगैरह नहीं करने पड़ेंगे। ठीक, तो उसके लिए हमको हर चीज वेक्टर के फॉर्म में चाहिए। जो फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 या K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर। वो यूनिट वेक्टर किसका होता है, वो यूनिट वेक्टर उन 2 चार्जेस को मिलाने वाली लाइन का यूनिट वेक्टर होता है। ठीक, तो इसलिए हमको यहाँ पर इस यूनिट वेक्टर की जानकारी भी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो ये तो हो गया वेक्टर के फॉर्म में फोर्स का फॉर्मूला। F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर।
क्योंकि हम यहाँ पर वेक्टर को, फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। ये क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ देखिए r21 है, क्योंकि हमारी जो फोर्स लगेगी वो 2 से 1 की ओर लगेगी, 2 से 1 की ओर, तो इसीलिए लिखा गया है r21। ठीक, ये पोजीशन वेक्टर कहते हैं इसको, 2 से 1 की ओर। ठीक है, तो ये वेक्टर जो है, ये जो आपका येलो कलर का वेक्टर दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ, जिसकी डायरेक्शन इस तरफ की ओर है, उधर से इधर की ओर डायरेक्शन है, तो इस वेक्टर को कहेंगे r21। और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगा, इसीलिए इस वेक्टर को मॉड में लिख करके स्क्वायर किया गया, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। और फिर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है, r21। ये वेक्टर r21 है, तो इसका यूनिट वेक्टर हो गया r21। अब हमको ये वैल्यूज पता करनी है, ठीक है, और उनको डायरेक्शन के फॉर्म में यहाँ लिखेंगे, जिससे कि हमारा फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में ही लिखा रहा है। तो आइए अब इसको देखिए r21 कैसे निकालेंगे। तो देखिए q1 जो है, q1 को वेक्टर के फॉर्म में लिखें। जो q1 है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस है 1। ठीक है, उसने बता रखी है, देखिए रेडियस 1 मीटर की है, तो इस सेंटर से सारे चार्जेस की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 मीटर। तो इस वाले चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर हुआ, इस वाले चार्ज का सेंटर से जो पोजीशन वेक्टर हुआ वो हुआ 1 आई कैप। हम आई कैप भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि वैल्यू 1 है तो 1 आई कैप, वैल्यू ये 2 मीटर होती तो हम 2 आई कैप लिखते हैं। तो Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 हो गया 1 आई कैप। ऐसे ही Q2 का सेंटर से पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 1 जे कैप। ठीक, तो इस पॉइंट Q2 चार्ज का सेंटर से पोजीशन वेक्टर हो गया R2, जो कि हो गया 1 जे कैप। 1 इसकी लेंथ और डायरेक्शन जे कैप की, तो जे कैप। इसकी भी लेंथ 1 है और डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, तो आई कैप। तो यानी ये और ये दोनों आपके दो वेक्टर हुए जो आपके इस तरह से लिखे। अब इन दो वेक्टरों में इस पॉइंट से हम इस तरफ आ रहे हैं। तो यदि आपको वेक्टर मेथड याद हो एडिशन सब्ट्रैक्शन का, तो उसमें जब हम दो वेक्टरों को सेंटर से स्टार्ट करते हैं और उनके हेड को मिला देते हैं, तो जो हेड को मिलाने वाली लाइन होती है वो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन वेक्टर होता है, यानी a माइनस बी, वेक्टर a माइनस बी। अब लाइन में जो मिलाते हैं उसमें लाइन का एरो यदि इधर लिखेंगे तो हम कहेंगे R1 में से R2 को माइनस किया है। यदि लाइन की डायरेक्शन इस तरफ है, इधर की ओर हम आए हैं, तो हम कहेंगे R2 में से R1 माइनस किया है। तो यहाँ पर हम किस तरफ हमारे पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है, जो हमारा फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, उसकी डायरेक्शन हमारी यहाँ से इधर की ओर है। इसका मतलब हम R1 की तरफ जा रहे हैं R2 से, तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं, वो इस लाइन का पोजीशन वेक्टर निकल आएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारी लाइन है इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा R21 होगा, वही लिखा है यहाँ पर R21, क्योंकि हम 2 से 1 की ओर जा रहे हैं, 2 से 1 की ओर जा रहे हैं, तो R21। अब R21 निकालते कैसे हैं, जिस तरफ की ओर जा रहे होते हैं उस वाले वेक्टर में से, इधर से आ रहे होते हैं उस वाले वेक्टर को माइनस करते हैं। तो 1 पे पहुंच रहे हैं और 2 से आ रहे हैं, इसलिए R1 माइनस R2 करेंगे तो इस लाइन का पोजीशन वेक्टर निकल आएगा। तो R21 की वैल्यू हमको निकल आई, R21 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ठीक है, अब हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो हमारा पोजीशन वेक्टर है जिसकी हमको यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखनी है, ये वैल्यू जो है, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का फॉर्मूला क्या आ गया, R21 इज इक्वल टू R1, तो R1 तो ये हो गया, माइनस R2, तो R2 ये हो गया इस वाला वेक्टर, तो IJ हो गया। तो इस तरह से हमारा इन दोनों की बीच की डिस्टेंस का जो पोजीशन वेक्टर है वो निकल आया। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकालनी हो तो आपको यदि इस वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू रखनी है, और वैल्यू क्या होती है, यदि वेक्टर IJK के फॉर्म में हो तो वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट I का कंपोनेंट का स्क्वायर, J कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस K कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर इस वाले वेक्टर की, यानी इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसके वेक्टर की जो वैल्यू होगी, इसका स्क्वायर, इसके कंपोनेंट 1 का स्क्वायर प्लस इसके कंपोनेंट -1 का स्क्वायर, वो भी 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, 1 और 1 2 √2, तो R21 जो आ गया आपका वो √2 आ गया। ठीक है, यानी यदि वेक्टर मेथड से करते हैं
तो इसकी वैल्यू जो है वो √2 आ गई। हम √2 यहाँ रख देंगे, वैसे भी √2 है, वैल्यू तो √2 ही रहेगी। ठीक है, अब साथ में हमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि हमारा फोर्स जो है कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में हो। ठीक है, तो अब R21 कैसे निकालेंगे? R21 क्या है? इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर में उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, यानी R2 कैप निकालना होगा, R21 कैप निकालना होगा तो वेक्टर R21 में वेक्टर R21 की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं बाकी की। तो वेक्टर R21 क्या हो गया? तो वेक्टर R21 तो ये हो गया 1i कैप माइनस 1j कैप। ठीक, और उसकी वैल्यू क्या हो गई? उसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये हो गई। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो हमारा पूरा फॉर्मूला जो है कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में विद डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये k हो गया, q1 q2 हो गया, R21 स्क्वायर हो गया, उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी उसकी, और यूनिट वेक्टर R21 हो गया, तो R21 की वैल्यू ये। अब देखिए 1 इंटू आई कैप है, तो 1 का मल्टीप्लाई होने से आई कैप मल्टीप्लाई होगा तो आई कैप ही हो जाएगा, तो आई कैप ही। 1 जे कैप का मतलब भी जे कैप ही अपॉन √2। तो ये वो कंप्लीट फोर्स हो गया विद डायरेक्शन इनबिल्ट विच इज एक्टिंग ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2। ठीक है, तो ये हमने एक फोर्स निकाल लिया। ऐसे ही बाकी फोर्सेस भी अब हम निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हमने इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स F12 निकाल लिया है कंप्लीट। ठीक इसी प्रोसेस से अब हम Q4 से Q1 पे लगने वाला फोर्स निकालेंगे। तो आइए देखते हैं उसको कैसे करते हैं। तो ये तो आपका सेम फिगर हो गया। अब हम लोग इस वाले फोर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर F12 निकाल चुके हैं। अब हम लोग F12 की जो पीछे वैल्यू आई थी उसको दोबारा हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। इससे पहले कि हम इसको निकालें, इस वैल्यू को, जो वैल्यूज हमारे पास है उनको रख के हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे? Q1 Q2 कितना दिया था? 1 माइक्रो कूलाम दिया था। तो Q1 की वैल्यू 10⁻⁻6 कूलाम, Q2 की वैल्यू 10⁻⁻6 कूलाम, बाकी ये ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, अब K की वैल्यू 9.0 × 10⁻9 और लिख देंगे यहाँ पर, या अभी ऐसे लिखा रहने दें, सबसे लास्ट में लिख देंगे। तो ये 10⁻⁻6 10⁻12 हो गया। K की वैल्यू पुट कर दें, K की वैल्यू पुट कर दी, बाकी चीज़ें आपकी ऐसी ही लिखी हुई है। और इसको सिंप्लीफाई करें तो 9 और 12 10⁻³ हो जाएगा, ये अपॉन 2 √2 हो गया। 2 से 9 को डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4.5 × 10⁻³ i - j अपॉन √2। ये आपकी फाइनल वैल्यू को पुट करने के बाद Q1 Q2 की आ गई, कौन से? F12 फोर्स की। ठीक है, ये वैल्यू सिंबॉलिक फॉर्म में आई थी। अब इस वैल्यू में हमने वैल्यूज पुट कर दी Q1 Q2 की और K की, और सॉल्व कर लिया तो ये फाइनल वैल्यू आ गई विद वैल्यू इनपुट इन ऑफ Q1 Q2। तो ये F12 आ गया। अब हम लोग इस फोर्स को निकालते हैं नेक्स्ट टर्न पे। तो अब फोर्स निकालना है F14। तो F14 निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक उसी तरह से K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर। तो K Q1 हो गया, Q2 हो गया Q4, और डिस्टेंस अब ये वेक्टर होगा, इस वेक्टर को निकालेंगे। तो इस वेक्टर को क्या कहेंगे? 4 से 1 की तरफ जा रहे हैं, यानी R41, 4 से 1 की तरफ, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, इसी तरफ की ओर फोर्स की डायरेक्शन होगी, यानी 4 से 1 की ओर। तो इसलिए R41 का स्क्वायर इनटू इसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई, तो हमारा फोर्स कंप्लीट विद डायरेक्शन आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? हमें R41 निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है और यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ठीक पिछले वाले तरीके से ही करेंगे। तो ये हमने पीछे नीचे वाला सेक्शन ले लिया इस तरीके से, यहाँ पर Q4 और Q1। ठीक, अब इसमें भी ठीक पीछे की तरह से हम देखेंगे। ये तो वो डिस्टेंस हो गई, कौन सी? R41। अब इसको निकालेंगे। कैसे बन रही है ये डिस्टेंस? ये डिस्टेंस बन रही है इस वेक्टर, ये वाला वेक्टर जो जा रहा है, और जो ये वाला वेक्टर आ रहा है। तो जो ये वेक्टर जा रहा है Q1 का, वो हो गया 1 i कैप, जैसे पीछे था। Q4 का वेक्टर नीचे की ओर आ रहा है, तो -1 j कैप। और इन दो वेक्टरों के, इस वेक्टर और इस वेक्टर के हेड को मिलाने वाली ये लाइन है। ठीक, और इस लाइन का मतलब क्या होता है? दो वेक्टर्स का सम, दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन। अब ये डायरेक्शन किधर की ओर है? डायरेक्शन इस तरफ की ओर है, Q1 की तरफ डायरेक्शन है,
इसका मतलब ये वैल्यू 4 से 1 जा रही है तो R4 1 करेंगे, और जब वैल्यू निकालेंगे तो R1 माइनस R4 करेंगे, बाद वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू माइनस करते हैं। तो इस तरीके से ये आप कर देंगे, यानी इस वेक्टर की जो कि आपके Q1 और Q2 के बीच का वेक्टर है, इस वेक्टर का वेक्टर फॉर्मूला या पोजीशन वेक्टर आपका ये आ गया। ठीक, तो अब R41 की वैल्यू को लिखते हैं। R1 की वैल्यू IJ, तो R1 की वैल्यू IJ माइनस ये आपका माइनस, फिर R4, तो R4 की वैल्यू माइनस IJ, तो R4 की वैल्यू पुट कर दी। सॉल्व कर लें इसको, तो ये आपका आ गया 1i कैप प्लस 1j कैप। तो ये R41 यानी इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है उसका वेक्टर फॉर्म में हमारा वैल्यू आ गई। अब हमारे फॉर्मूले में तो इसका मैग्नीट्यूड रखा जाता है और यूनिट वेक्टर रखा जाता है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड ठीक उसी तरीके से जैसे कि वेक्टर आई जे के फॉर्म में होते निकालते हैं, अंडर रूट आई का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस यदि के हो तो उसके कंपोनेंट का स्क्वायर। तो आपका R41 की जो वैल्यू आएगी वो ठीक उसी तरह से पिछले बार की तरह ही 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस तो देखिए चाहे ये हो चाहे वो सेम है। तो आपका R41 की वैल्यू आ गई। अब बात करेंगे यूनिट वेक्टर निकालने की, तो यूनिट वेक्टर भी उसी तरीके से निकाल लेंगे हम लोगों ने कि वेक्टर और वेक्टर की वैल्यू। वेक्टर तो ये आपका वेक्टर हो गया, आई और जे, 1 को हमने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो वेक्टर और वेक्टर की वैल्यू ये आपका, तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। अब यूनिट वेक्टर की ये वैल्यू और आपके डिस्टेंस की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आपको F14 विद डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ में आ जाएगा। तो ये आपका आ गया। ठीक है, वैल्यू भी है और साथ में डायरेक्शन भी। अब यहाँ पर हम Q1, Q4 और K की वैल्यू पुट करके इसको फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना आएगा। तो वैल्यू इसको पुट कर दिया गया। तो ठीक पिछले बार की तरह ही Q1 भी 10 की पावर माइनस 6 था, Q4 भी 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 की पावर माइनस 12 हो गया। ये √2 है और ये √2 का स्क्वायर हुआ तो ये 2 हो गया। अब यहाँ K की वैल्यू पुट कर लें और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। K की वैल्यू 9.0 10 की पावर 9 आएगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 इंटू 10 की पावर 9 और 10 की पावर माइनस 12 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। 2 डिवाइड ही कर दिया 9 में, तो ये आ गया। तो ठीक वही वैल्यू आ गई जो पिछले वाले की आई थी, बस आप देख रहे हैं यूनिट वेक्टर में डिफरेंस है। इसमें i प्लस जे है, उस वाले में i माइनस जे था। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ रहा। तो ये आपका दूसरा फोर्स निकल आया आपका F14। ठीक है, तो ये फोर्स निकल आया, ये निकल आया। अब एक फोर्स हमारा ये और बाकी है, इसको और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये फोर्स हो गया Q3 से 1 की ओर, यानी इस Q1 पर अब ये 3 फोर्स लगा रहा है जिसकी डायरेक्शन 1 से 3 से 1 की ओर है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ठीक, अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं। फॉर्मूला तो वही रहेगा, K Q1 Q2, तो Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्योंकि ये x एक्सेस में ही है, इसमें और दो डायरेक्शन शामिल नहीं है, केवल एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसको आप लिखोगे 2i कैप। ठीक है, 2i कैप। तो 2i कैप की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, और डिस्टेंस का स्क्वायर 4 हो गया, और डायरेक्शन क्या है, i कैप। तो i कैप से सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस वाले को वेक्टर फॉर्म में लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन थी, x एक्सेस से, तो x एक्सेस की वैल्यू और डायरेक्शन लिख दी। तो ये F13 हो गया। अब हम तीनों फोर्सेस को जोड़ देंगे। यहां पर हमको वेक्टर्स को कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने फोर्सेस को डायरेक्शन के फॉर्म में ही लिखा हुआ है। यहाँ हम डायरेक्टली एल्जेब्रिक मेथड से ही जोड़ देंगे, क्योंकि हमारे फोर्सेस में डायरेक्शन इनबिल्ट है। तो अब पहले तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो Q1 Q3 तो हो गया 10 की पावर माइनस 12, K वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया, और ये फाइनली सॉल्व हो गया इस तरह से। तो फाइनली F13 हमारा इतना आ गया। ठीक है, अब हम नेट फोर्स निकाल लेते हैं। तो नेट फोर्स क्या होगा, सारे वेक्टर्स का वेक्टर सम। अब यहाँ पे वेक्टर सम बड़ा आसान है, क्योंकि सारे वेक्टर्स आई जे के फॉर्म में हैं, और उनको सिंपली हम बिना इस बात की टेंशन लिए कि उन्हें कंपोनेंट करना है, हम ब्रेक कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हम वैल्यूज को ऐड कर दिया। तो F12 आपने निकाला तो वो I1J था, F14 निकाला वो वैल्यूज में इक्वल था, बस डायरेक्शन I प्लस जे थी, और ये आपका F13 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
देखिए इन दोनों से जो ये वैल्यू है मैग्नीट्यूड को, इनको तो हम कॉमन ले सकते हैं इन दोनों से मैग्नीट्यूड को कॉमन ले लिया हमने। अंदर क्या बचा, आई माइनस जे प्लस आई प्लस जे, और ये प्लस ये वाला पोर्शन यहाँ लिखा। यहाँ देखिए यहाँ माइनस का जे और जे कैंसिल हो जाएगा, आई और आई 2i हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे 2 आ जाएगा आपका, और इस तरह से यहाँ पर कैंसिल ही नहीं किया, आप कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए आई कैंसिल हो गया, सॉरी जे कैंसिल हो गया, जे और माइनस जे कैंसिल हो गया, आई 2i आ गया। तो ये 2i आ गया, बाकी पोर्शन जो कॉमन था वो कॉमन बना रहा, और प्लस जो वैल्यू थर्ड फोर्स की थी आपकी हॉरिजॉन्टल वाली, ये वो ऐसे लिखी रही। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ से आपका ऊपर नीचे ये जो √2 है ये 2 है, तो √2 से 2 में डिवाइड हो गया तो √2 हो गया, तो डिनोमिनेटर आपका गायब हो गया। इस 2 में इस √2 से डिवीजन हो गया तो √2 आ गया, तो डिनोमिनेटर गायब हो गया। तो अब तो आसान हो गया, √2 का ऐसे मल्टीप्लाई करा और फिर दोनों को ऐड कर दिया। तो इस तरह से आंसर आ गया आपका 8.59 × 3 न्यूटन इंटू आई कैप। ऑलरेडी देखिए लगा हुआ हमको मिल गया है, क्योंकि वेक्टर्स हमारे डायरेक्शन के साथ थे। और आई कैप का मतलब क्या है, पॉजिटिव का आई कैप है, इसका मतलब ये जो नेट फोर्स आएगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग लगेगा। ठीक, तो इस तरह से हम वेक्टर्स को जब हम आई जे के फॉर्म में लिखते हैं तब हमको ऐड करते समय वेक्टर कंपोनेंट को नहीं यूज करना पड़ता। ये सब बातें आपको 11th में वेक्टर चैप्टर में पढ़ाई गई हैं और उसी का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन और हो गया, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा इजी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि ये 3 चार्जेस हैं, Q, स्मॉल q प्लस q आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट अ डिस्टेंस 0, d/2 एंड d फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द x एक्सेस। x एक्सेस पे ये 3 चार्जेस हैं। कह रहा है इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस q प्लेस्ड एट सेंटर यानी ओरिजिन x 0 इज 0, देन वैल्यू ऑफ q इज, यानी 3 चार्जेस रखे होने पे जो चार्ज ओरिजिन पे है उस पे यदि नेट फोर्स 0 है तो जो बीच में q चार्ज रखा है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं क्या है। सपोज ये हमारे एक्स वाई एक्सेस हो गए, ये सेंटर हो गया और सेंटर पे हमारा ये प्लस q चार्ज प्लेस्ड है। अब जो दूसरा q चार्ज है वो आपका प्लेस है d/2 पे, और जो तीसरा प्लस q चार्ज है वो प्लेस है आपका कैपिटल D पे। तो इस तरीके से हमारे चार्जेस अपनी अपनी डिस्टेंसेस पे जो बताई गई हैं आपके प्लेस्ड हैं। अब इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इस चार्ज की वजह से भी लग रहा है और इस चार्ज की वजह से भी लग रहा है, और क्योंकि इस पर नेट फोर्स 0 है इसका मतलब इसका फोर्स और प्लस इसका फोर्स उनको सम करें तो वो 0 होना चाहिए। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर जो लाइन है वो एक लाइन है, एक ही डायरेक्शन है, तो जब भी एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहे होते हैं तो हमको वेक्टर डायरेक्शन की ज़्यादा चिंता नहीं होती, सिर्फ इतना ही होता है कि वो एक सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नेट फोर्स हम 0 करेंगे तो अपने आप हमारे इस चार्ज के वैल्यू बारे में पता करके निकल आएगा कि वो चार्ज किस तरीके का है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स और इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स निकाल के उनका सम करके 0 कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर ही किया। तो अब देखिए Q और प्लस Q चार्जेस, Q और प्लस Q चार्जेस की वजह से इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स, तो सपोज इसकी वजह से क्या फोर्स रहेगा, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी वजह से लगने वाला फोर्स K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, प्लस अब इसकी वजह से क्या फोर्स लग रहा है, तो K Q1 Q2 यानी Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस d/2 उसका स्क्वायर, और इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, बस सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके आपका कैपिटल Q और स्मॉल q में रिलेशन आ जाएगा। अब देखिए K को कॉमन लेके उधर ले गए तो K तो 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये QQ अपॉन डी स्क्वायर, ये QQ d/2 होल स्क्वायर, तो 4QQ हो गया। ठीक, और अपॉन में जो आया उसको इधर ले गए तो आपका पहली बात तो अपॉन में कुछ आया नहीं, d/2 था, 2 ऊपर चला गया, आपका स्क्वायर हो गया, 4QQ हो गया। अब एक इसको आप सॉल्व करेंगे तो Q देखिए कॉमन ले लेंगे
तो Q डिवाइड हो गया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, एक Q ये बचेगा और फिर एक स्मॉल q ये बचेगा। ये स्क्वायर यहाँ पर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये गलत है। ये आपका डी स्क्वायर यहाँ था और यहाँ भी ये डी स्क्वायर आएगा, तो डी स्क्वायर दोनों तो 0 की तरफ चले जाएंगे और 2 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसलिए ये q है, यहाँ स्क्वायर नहीं है। तो अब एक q तो कॉमन लेके आप 0 की तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो एक q ये बचेगा और एक 4 स्मॉल q ये बचेगा। तो यहाँ से स्मॉल q इज इक्वल टू क्या हो गया, -q/4 हो गया। ठीक, तो ये एक सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पर निकाल लिया कि इस क्यू चार्ज की वैल्यू क्या होगी, जिससे कि इन दोनों की वजह से नेट फोर्स यहाँ पर 0 था। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन इजी सा कर लेते हैं। थोड़े से बड़े क्वेश्चन कर लिए हैं तो कुछ इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये आंसर आपका डी हो गया, -q/4। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। 2 पॉइंट चार्जेस हैं जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। उनके बीच का जो फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन है। आप कह रहा है वन ऑफ द चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड अदर इज रिड्यूस्ड बाय 10%। नाउ द फोर्स ऑफ रिपल्सन एट द सेम डिस्टेंस वुड बी। यानी अब उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा। एक चार्ज को 10% इंक्रीज कर दिया है और एक चार्ज को 10% डिक्रीज कर दिया। तो आसानी से आप निकाल सकते थे, पहले चार्ज Q है और इसको 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100 यानी 0.1। तो यदि पहले चार्ज Q था तो अब उसमें 0.1 Q बढ़ गया। 10% मतलब 0.1 Q, 10/100 Q यानी 0.1 Q बढ़ गया। ठीक है, ऐसे ही 10% घट गया तो इसमें 0.1 Q कैंसिल माइनस हो गया। तो इसको लिख लेते हैं इस तरह से कि फोर्स तो लग रहा है 100 न्यूटन। पहली कंडीशन में उनके बीच फोर्स का फॉर्मूला हो K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर और वो कितना था, 100 न्यूटन था। ठीक है, तो अब ये हो गई इक्वेशन 1। फिर लेते हैं, अब चार्जेस हमारे इंक्रीज कर रहे हैं तो Q1 10% मान लीजिए इंक्रीज कर रहा है और Q2 10% डिक्रीज कर रहा है। तो जो Q1 इंक्रीज कर रहा होगा तो वो हमने आपको बताया 0.1 बढ़ जाएगा। तो पहले Q था, अब कितना हो गया, 0.1 Q बढ़ गया, तो यानी 1.1 Q हो गया। और दूसरा 0.1 Q माइनस हो गया, तो पहले Q था तो 0.1 Q माइनस हो गया तो 0.9 Q हो गया। तो K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर नया फोर्स आ गया। बस इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, क्या कि K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 100 था, तो यहाँ पर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इन चारों चीजों को आप हटा दीजिए और इसकी क्या लिख दीजिए 100 पहली वाली कंडीशन से, तो नया फोर्स आपको निकल आएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इस तरह से क्या आ गया, आप या फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है तो f अपॉन 100 किया, जब f में 10 का डिवाइड किया तो इस वैल्यू में ये डिवाइड हो जाएगा, तो इधर से K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो f अपॉन 100 इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 1.1 इंटू 0.9 यानी 0.99। तो f इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो गया 99 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया कि यदि 10% एक को रिड्यूस करें और एक को इंक्रीज करें तो जो नया फोर्स होगा वो 99 न्यूटन हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले का फोर्स और नए चार्जेस के बाद का फोर्स और उन दोनों को डिवाइड करके हम नया फोर्स निकाल सकते हैं। एक अच्छा और लास्ट में एग्जांपल कर लेते हैं, एक और इजी है बिल्कुल सा। An electric charge Q exert a force F on a similar electric charge Q separated by a distance R। दो चार्ज हैं, वो किसी R डिस्टेंस पर सेपरेट है, ये भी Q है और ये भी Q है, इनके बीच में फोर्स लग रहा है F। अब कह रहा है एक थर्ड चार्ज इनके बीच में और लगा दिया गया है, तो बताइए इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अब कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिर्फ इजी सा है, इसमें तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। वो ये है कि आपको पता है किन्हीं भी चार्जेस पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स उन दो चार्जेस के बीच लगता है, किसी थर्ड चार्ज के प्रेजेंट होने से उन दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो यदि इन दो चार्जेस पर फोर्स F लग रहा था और कोई तीसरा चार्ज भी आ गया, वो अपना एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन इन दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है, ये और ये एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो अभी भी सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसलिए इसका आंसर भी वही रहेगा
कि जो फोर्स होगा वो पहले जैसा रहेगा, क्योंकि नया चार्ज पहले से रखे हुए चार्जों के बीच में लगने वाले फोर्सेस में कोई इफेक्ट नहीं करता। वो सिर्फ एक अपना एक्स्ट्रा चार्ज जो आने की वजह से अपना एक्स्ट्रा फोर्स लगाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टर्न से हम लोग कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे, सॉरी कैपेसिटेंस कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे और उसको देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और आप लोग काम को करते रहिए।